बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे डीसी जनरेटर के लेक्चर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पहले डीसी मशीन्स के हिस्सों को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने उसके वाइंडिंग की इस्तेलाहात पे बात की थी। आज हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर और उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है इंडक्शन के असूल के तहत जो ईएमएफ पैदा हो रही है उसकी अमाउंट को निकालना और जनरेटर के तमाम न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर दूसरे पैरामीटर किसी भी जनरेटर के दिए गए होंगे उसके ज़रिए उसकी ईएमएफ मालूम करना या उसके हम आरपीएम मालूम करने के लिए ये इक्वेशंस इस्तेमाल होती है, आप लोगों के सामने बनाई गई है। हमने सादा लूप अल्टरनेटर के अंदर पढ़ा है कि जब किसी भी एक रिंग को, एक कंडक्टर को, जिसको बल देकर किसी भी मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो वो उस मकनातीसी मैदान को कता करता है। जब उस मकनातीसी मैदान को कता करेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत ये पैदा होने वाली ईएमएफ फ्लक्स में लिंकेज जो होती है उसकी जो जितना वो फ्लक्स को काटता है या फ्लक्स को कता करता है आर्मेचर, उसके बराह रास्त मुनासिब होती है, जिसको हमने इस बुनियाद के साथ पढ़ा है E = d∅/dt। जी वो कॉइल बनाई हुई है कि कितनी तेजी से कितने तेज टाइम के साथ वो फ्लक्स को लिंक करता है। ये कॉइल है, ये सादा लूप अल्टरनेटर है जिसके अंदर सादा एक रिंग हमने मकनातीसी मैदान के अंदर रखा है। तो वो उस मकनातीसी मैदान को जब कता करेगा तो उसमें क्या होगी जी, ईएमएफ पैदा होगी। अब इस जनरेटर के सोर्स में हम चलते हैं, जरा देखते हैं कि इसके अंदर दूसरे पैरामीटर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें पैरामीटर है नंबर्स ऑफ पोल, के जनरेटर के कितने पोल्स हैं उनको P से शो किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। फिर हमारे पास दूसरा पैरामीटर आता है फ्लक्स पर पोल। इसमें है कि एक पोल के जेरे असर फ्लक्स कितना आता है। पूरे जनरेटर का फ्लक्स इससे मुराद नहीं है, एक पोल के जेरे असर फ्लक्स को फाई से जाहिर करते हैं। इसका वाई पर यूनिट है। ये नंबर्स ऑफ पोल ये सिंपल नंबरों में है, आते हैं पोल के कितने हैं, 2 है, 4 है, होते पेयर में 2 4 6 8 10 इस तरह होंगे। थर्ड पैरामीटर हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। एक जो पूरा आर्मेचर है जो अंदरूनी जो घूमता है रोटर आर्मेचर जो जनरेटर के अंदर होता है उसके जो टोटल उसके अंदर कंडक्टर्स होते हैं उसको Z से जाहिर करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब उस आर्मेचर के अंदर स्लॉट्स बनी होती हैं। हर स्लॉट्स के अंदर कितने कंडक्टर हैं और कितनी स्लॉटें हैं, टोटल जितनी स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट के अंदर मौजूद कंडक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर्मेचर के टोटल कंडक्टर भी हमारे पास आ जाएंगे। ये न्यूमेरिकल में बात आपने गौर रखनी है, जेरे गौर बात है कि आर्मेचर कंडक्टर निकालने के लिए न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट कितनी दी गई है और कंडक्टर पर स्लॉट कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर्मेचर के टोटल कंडक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे कैलकुलेशन में ये आपने याद रखनी। दूसरा, जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर की उसके अंदर पैरेलल पाथ बनाए जाते हैं। हर कंडक्टर्स के वो लूप बना के वो पैरेलल पाथ होते हैं, ठीक है, जो के वाइंडिंग के लिहाज से होते हैं। यानी कि जो तो होती है हमारी वेव वाइंड, दो तरह की वाइंड होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें आपने याद रखना है कि उसमें पैरेलल पाथ 2 होते हैं, फिक्स होते हैं। कितने होते हैं? उसमें सिर्फ 2 ही होंगे। वेव वाइंड में 2 ही पैरेलल पाथ होंगे। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जितने आपके जनरेटर के पोल्स हैं उतने ही पैरेलल पाथ रखे जाते हैं। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। वेव में 2 होते हैं, ये मारूजी का क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल के अंदर भी आएंगे। और लैप वाइंडिंग में जितने आपके नंबर्स ऑफ पोल हैं उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, इधर मैंने क्लियर लिखा है। ठीक है, तो ये इनको पैरेलल पाथ को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इनको A से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं कैलकुलेशन के अंदर? A से जाहिर करते हैं। आर्मेचर स्पीड, ठीक है जी, आर्मेचर स्पीड। आर्मेचर स्पीड यहाँ पे जो न्यूमेरिकल के अंदर दी जाती है या आम तौर पे हम मोटर्स की किसी भी चीज की या जनरेटर की लेते हैं तो वो आरपीएम में होती है और उसको N से जाहिर किया जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसका यहाँ पे आरपीएम आपने याद रखना है। जब पर सेकंड निकालना है तो हमने 60 पे आगे जाके देखेंगे कि उसको डिवाइड करेंगे। अक्सर लड़के फिर कहते हैं स्पीड तो ऊपर भी दी गई थी तो सर हम उसको 60 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन न्यूमेरिकल में। सिर्फ आपने याद रखना है कि जो जनरेटर के अंदर स्पीड दी जाती है वो आरपीएम में दी जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और नंबर्स ऑफ साइकिल इन अ सेकंड होती है।
ठीक है। तो इसलिए स्पीड को भी हम सेकंड में कैलकुलेट करके आगे ईएमएफ निकालते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली आई है या कितने साइकिल्स एक सेकंड के अंदर गुजरते हैं। तो उसको हम सर जी 60 से तो 60 पे इसलिए डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं। हाँ जी, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में निकालने के लिए, अब मिनटों की चीज दी गई है, उसको सेकंड में निकालने के लिए 60 पे डिवाइड ही करेंगे ना। एक मिनट में एक चीज 60 साइकिल 60 चक्कर लगाती है, तो एक सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे तो एक चक्कर आएगा, ठीक है। मिनट बड़ा यूनिट होता है, उसके छोटे यूनिट में चीजें निकालने के लिए उनको उतना ही डिवाइड करना है। यानी मिनट है, उसके सेकंड निकालने हैं तो उसके 60 टुकड़े करेंगे ना, तो टुकड़े करने को क्या कहते हैं हम, डिवाइड करना, ठीक है। 60 गुना बढ़ाने को क्या कहते हैं, ज़रब देना। तो उसके 60 टुकड़े करने होंगे, क्योंकि एक सेकंड में जब चीज निकालनी है तो n/60 यहां पे हम फिर करते हैं, ठीक है जी। तो ये स्पीड है। नेक्स्ट हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ पैरेलल पाथ। यहां पे ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला के अंदर एक पाथ के अंदर ईएमएफ मालूम कर रहे हैं, इसलिए जितने पैरेलल पाथ होंगे आगे जाके उसको उतने से ज़रब देंगे। ये इक्वेशन के एंड पे आप देखेंगे, यहां पे ये देखें, हम जितने पैरेलल पाथ है उतने से उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक पैरेलल पाथ के अंदर ईएमएफ ई निकलती है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर cross the flux of a magnetic field and induced EMF induced in it, first law. And the second law is the amount of the induced EMF is directly proportional to the cutting the flux। कि EMF जो पैदा होती है वो फ्लक्स की लिंकेज की या फ्लक्स को पता करने के बराह रास्त मुतनासिब होती है। तो इसकी इक्वेशन हमने शुरू में प्रूव कर चुके हैं, E = d∅/dt वोल्ट, ठीक है। उर्दू में इसको फ्लक्स कहते हैं। ये वक्त में जितनी तब्दीली आई है। अब हमने देखा कि सिंगल कंडक्टर, एक कंडक्टर, ठीक है, एक साइकिल के अंदर, एक कंडक्टर है, एक साइकिल के अंदर कितना फ्लक्स पैदा करता है, वो d∅ है। तो जितना फ्लक्स होगा ज़रब जितने पोल आएंगे, ये फ्लक्स था पर पोल, ऊपर हमने लिखा भी था पर पोल। अब जितने पोल आएंगे उतने से ज़रब दे देंगे, क्योंकि एक साइकिल के अंदर तो जितने भी पोल, 4 पोल जनरेटर है तो 4 पोल आएंगे, 6 पोल जनरेटर है तो 6 पोल आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पर पोल फ्लक्स था। यहाँ पे क्या था, पर पोल फ्लक्स था। जितने पोल हैं उनके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे हमने ज़रब दे दी। तो ये d∅ हमारे पास आ गया। अब है कि जनाब वक्त, एक चक्कर के लिए कितना वक्त दरकार है, एक चक्कर लगाने के लिए कितना वक्त दरकार है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकंड। अब ये देखो, ये मिनट के, एक मिनट में जितने चक्कर थे वो ये है। अब एक सेकंड में हो गया था जनाब कितने चक्कर मुकम्मल करेगा, तो मिनटों वाले जितने चक्कर होंगे उनको 60 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो वो हमारे पास आ जाएंगे एक सेकंड में चक्कर। अब अगर वो कहे कि भाई एक साइकिल के लिए, एक चक्कर के लिए कितना वक्त दरकार है, तो इसको फिर उल्टा देंगे, वो एक सेकंड के लिए कितने चक्कर हैं, और अगर एक चक्कर के लिए कितना वक्त होगा तो n60/n हो जाएगा। कि ये एक मिनट में टोटल चक्कर है, तो उसको मजीद 60 पे डिवाइड कर दिया, तो एक चक्कर के लिए हमारे पास दरकार वक्त निकल आया। सर जी n स्पीड है, n स्पीड है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट है, वो मिनटों के लिहाज से है, इसलिए उसको 60 पे डिवाइड कर दिया। तो एक चक्कर के लिए हमारे पास दरकार वक्त निकल आया। देखो एक मिनट में कितने चक्कर होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो मिनट के ये हमने सेकंड बना लिए, तो जितने चक्कर निकाले, 60 सेकंड में जितने चक्कर उसने निकाले, तो एक साइकिल के लिए चक्कर नहीं आ गया, ठीक है, वो डिवाइड करके निकल जाएगी। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू हमने जो इक्वेशन 1 मेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन 1 थी, उसके अंदर इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। किस वैल्यू को पुट किया, d∅ की और dt की। एक सेकंड के लिए, एक चक्कर के लिए दरकार वक्त ये जो निकला था, और एक जनाबे वाली कंडक्टर को एक साइकिल के अंदर जितना वो फ्लक्स कवर करती है, वो इन दोनों की वैल्यू को हमने d∅ और dt की जगह पे पुट किया। इसको यहाँ पे पुट किया, d∅ को यहाँ पे पुट कर दिया, और dt को, ये dt है, ये क्या है, dt है, ये वाला dt को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होके क्या आई, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 5p n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया बटा 60। ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली। इसको हमने देखना, ये पहले फैराडे लॉ की इक्वेशन है, ये दूसरी जनरेटर की अंदरूनी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास
स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अगर आप यहां तक चीजें याद रखते हो तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा और आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। आगे बस सिर्फ ये साइंस बताई गई है कि भाई वेव बाउंड में जो मैंने शुरू में बताया कि पैरेलल पाथ कितने होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं, बस वहां पे दो हैं और कंडक्टर इन अ पाथ, ठीक है जी। अब z बटा 2 ये कैसे होगा, अब ये देखें z क्या था, कंडक्टर पूरे आर्मेचर के अंदर कंडक्टर। अब एक पाथ के अंदर कंडक्टर निकालने हैं तो भाई जितने पाथ हैं उनको डिवाइड कर देंगे टोटल कंडक्टर को। ये देखो z बटा a कर दिया, z बटा 2 पाथ है, 2 पे डिवाइड कर दिया। वेव की हो गई और ये वाली दूसरी की। हाँ जी, ये पर पैरेलल पाथ की ईएमएफ मालूम कर रहे हैं ना, तो इसलिए z बटा 2 कर दिया। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को z बटा 2 से ज़रब दें तो ये क्या आ जाएगा, phi n p z बटा a, ये z बटा a। z को इधर इक्वेशन को इजी रखने के लिए इसके साथ कर दिया। ये p ओवर और a को अलग निकाला है, इसका मैं आपको चक्कर बताऊंगा ये क्यों निकाला है। इक्वेशन आपके याद रखने के लिए p ओवर a को साथ निकाला, वरना ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, phi p n ओवर 60 z बटा a, ये ऐसे बननी थी ना, ठीक है। लेकिन p और a को इसलिए निकाला कि नेक्स्ट जो हमारा लैब बाउंड है उसमें जितने पैरेलल पाथ, जितने पोल होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए नेक्स्ट इक्वेशन में p और a को हमने उड़ा दिया तो phi n z ओवर 60 सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई। p किधर गया था जी, p जितने पोल होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं लैब वाइंडिंग में, ठीक है। तो फार्मूला में p ओवर a आता है ना, ठीक है। जब p ओवर a लिखेंगे तो वो ऊपर नीचे बराबर होते हैं, ये जितने पैरेलल पाथ उतने ही हो। मसलन ये 2 है तो ये भी 2 है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो दो चीजें बराबर की होती हैं वो काट सकती हैं ना जी सर, ये दोनों बराबर की हैं, इसलिए इस फार्मूला में ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह हमारी लैब बाउंड की सूरत में ये फार्मूला होगा जनरेटर की ईएमएफ मालूम करने का, और वेव बाउंड की सूरत में फार्मूला ये वाला होगा, और जनरल फार्मूला ये होगा जी। वेव है और दूसरी लैब है। हाँ जी, और इसको अगर और सिंपलीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा phi p z ओवर 120। ये फार्मूला और ज्यादा सिंपलीफाई इस तरह से वेव बाउंड का हो जाएगा। ये लैब का है, ये वेव बाउंड का फार्मूला है, ठीक है सर। तो यहां तक हमारी ये जनरेटर की इक्वेशन थी। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग साथ रहिएगा इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल में भी जो आपको हर्डल्स आएंगी हम कोशिश करेंगे कि उनका भरपूर जवाब दें, ताकि आपको एग्जाम के लिए और आपको फील्ड के लिए फील्ड वर्क करते हुए जनरेटर की कैलकुलेशंस के बारे में, जनरेटर की ईएमएफ्स या दूसरी वाइंडिंग्स की कैलकुलेशन के बारे में कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।